नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप इंडिया सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप, 5000 इनोवेटर्स, 100 उद्योग विशेषज्ञ और 50 से अधिक वेंचर फंड और अग्रणी नीति निर्माता शामिल हुए। गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जिसने स्टार्टअप नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। गुजरात में 12,500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल चुकी है। दूसरी ओर भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। स्टार्टअप इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता का एक ऐसा तंत्र निर्मित हुआ है जो आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात स्टार्टअप इंडिया की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पलक कौर भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो सीनियर एवीपी स्टार्टअप इंडिया से हैं। पलक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जितेंद्र सिंह राजपूत जी से, जो सीईओ प्रभारी हैं राष्ट्रीय डिजाइन बिजनेस इंक्यूबेटर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद से। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। चर्चा शुरू करें। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इस मौके पर क्या कहा। मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्व स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मोदी जी ने कहा था, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था। और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है। ये जमीन पर उतरा। पलक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मुद्दा स्टार्टअप इंडिया का है, देश की अर्थव्यवस्था का है, देश की उद्यमशीलता का है। बीते 8-9 साल का जो सफर है स्टार्टअप इंडिया का, इसमें भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित अपने देश में कर लिया है। आप कैसे देखती हैं इस सफर को? जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही है? थैंक यू मनोज जी। मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। उस वक्त हम चंद कुछ स्टार्टअप हुआ करते थे और आज हम 1.89 लाख स्टार्टअप्स पे बैठे हैं। इन सब स्टार्टअप्स ने मिलकर 17 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट करी हैं इस देश में। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें से लगभग 48% महिलाओं के स्टार्टअप हैं और ओवर 50% नॉन मेट्रो एरियाज के स्टार्टअप्स हैं।
तो हम समझ सकते हैं कि ये कितनी इंक्लूजन बेस्ड प्रोग्रेस रही है कि हमने सबको साथ लिया है। हम एक एक जिले में स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हर स्टेट और यूटी में जरूर स्टार्टअप्स हैं। अब हम एक एक जिले में, एक एक कोने ऑफ द देश में जाना चाहते हैं कि हम वहाँ स्टार्टअप्स बनाएं, क्योंकि इनसे ना ही सिर्फ इनोवेशन बन रही है, इससे ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इससे डीप टेक आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे देश की प्रगति के लिए। एंड स्टार्टअप इंडिया ने इसमें कुछ भाग लेने की कोशिश की है कि हम अपने युवाओं को, हमारे प्रोफेशनल्स को इस मूवमेंट का पार्ट बनाएं और हमारे को सबसे इनोवेटर बनाएं। जी बिल्कुल। जितेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि गुजरात में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है और जाहिर तौर पर देश के कई राज्यों से स्टार्टअप शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने इसमें भागीदारी की है। तमाम संस्थाओं ने इसमें भागीदारी की है, उनके प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है। गुजरात की दृष्टि से अगर बात की जाए, राज्य की दृष्टि से बात की जाए, तो स्टार्टअप इंडिया के सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल इस बात को लेकर नहीं कि हम स्टार्टअप को सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्टार्टअप को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जी, बट गुजरात, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक एनर्जी नए बिजनेस को लेकर देखी जाती है, नए नए आइडियाज को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसा हम खुद भी एक इंक्यूबेटर हैं और हमारे पास जिस तरीके से इंक्वायरीज हैं डिजाइन लेड स्टार्टअप्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन नए आइडियाज को आगे लेकर जाने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको इसका काफी प्रभाव दिखाई देगा। जी जितेंद्र जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, 12,500 से अधिक स्टार्टअप जो हैं वो गुजरात में मान्यता उन्हें मिली है। इतनी बड़ी संख्या में गुजरात में स्टार्टअप्स की शुरुआत होना, स्थापित होना, इसके पीछे वजह क्या है? क्या सोच है, क्या विजन है इसके पीछे? मुझे लगता है इसके पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक तो गुजरात का एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट का होना एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैं देखता हूँ कि हम एनआईडी, जो देश का पहला डिजाइन संस्थान है, देश का पहला मैनेजमेंट संस्थान यहाँ पर है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत रेंज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, डिजाइन इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट में है, वो सारे इस मूवमेंट की तरफ एक तरीके का सपोर्ट करते हैं। दूसरा, जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो बहुत वाइड वैरायटी के इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर देख पाते हैं, जिसमें अलग अलग विधा से लोग काम कर रहे हैं और उसमें नए नए आइडियाज के ऊपर काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर मुझे लगता है कि एक अलग ही मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो गुजरात में ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप होने का एक कारण हो सकता है। जी पलक जी, जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 2016 में, तो इसके पीछे जो उद्देश्य बताया गया था वो उद्देश्य था कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश में नवाचार यानी इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। और पिछले 10 वर्षों में एक तंत्र स्थापित देश में हुआ है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के जरिए इनोवेशन इंडिया की बात करना, उद्यमशीलता की बात करना, दोनों पहलू अपने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका क्या कहना है? आप इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। अगर मैं आपको बता पाऊं कि हमारे पास जो इतने लाखों स्टार्टअप बैठे हैं, इनमें अगर मैं देखूं तो अगर मैं टॉप सेक्टर्स आपको बताने की कोशिश करूं तो हम आईटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। इन सारे सेक्टर्स में अगर आप देखें कि स्टार्टअप जो काम कर रहे हैं वो कोई यूजुअल काम नहीं कर रहे हैं, वो उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, वो उसमें नई चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत तरक्की लाई है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा अब डीप टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस जा रहा है, जिसका कि मतलब है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ स्टार्टअप्स खड़ा करना चाहते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जो बिल्कुल वर्ल्ड में टॉप पर आ पाए। इसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। पिछले कुछ ही महीने में हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने भी काफी काम किया है
हमने एक फंड ऑफ फंड्स करके एक स्कीम होती है जिसके अंतर्गत हम वीसीज को पैसे देते हैं, जो आगे स्टार्टअप को पैसे देते हैं। इसमें भी हम डीप टेक का एक एलिमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे एग्जिस्टिंग डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू किया है कि उनको क्या दिक्कतें आती हैं, हम क्या उसके लिए कर सकते हैं। इनोवेशन हमारा बहुत बड़ा पहलू है इस पूरे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का, एंड आगे भी रहेगा। हम इसमें और प्रोग्रेस करते जाएंगे सर। जी बिल्कुल। जितेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए तो देश के आर्थिक विकास और रोजगार की दृष्टि से स्टार्टअप इंडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? स्टार्टअप इंडिया एक तरह से मुझे लगता है कि न केवल नए स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है, बट बहुत सारे वो लोग जो इन स्टार्टअप्स के थ्रू अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जो उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनके थ्रू वो रोजगार देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल स्टार्टअप के साथ में बहुत सारे लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। मुझे लगता है स्टार्टअप केवल नए आइडियाज को आगे ले जाने की बात नहीं है, बट समाज में बहुत सारे उन लोगों को साथ में जोड़ने की बात है, जिससे कि सभी लोग मिलकर उस आइडिया के अलॉन्ग काम कर सके। तो स्टार्टअप इंडिया का जो ये मिशन है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा रोजगार क्रिएट करने की दिशा में काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आर्थिक विकास की दृष्टि से स्टार्टअप इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अगर पलक जी मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, महिला उद्यमियों की, तो स्टार्टअप इंडिया के चलते भारत में महिला उद्यमियों का उदय हुआ है। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा सर कि इस वक्त हम अगर सारे अपने स्टार्टअप्स को देखें, उसमें 48% ऐसे स्टार्टअप्स है जिसमें एक ना एक वुमेन डायरेक्टर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नंबर काफी कम हुआ करता था जब हमने स्टार्ट किया था। एंड स्टार्टअप इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत बूट कैंप्स किए, वर्कशॉप्स करे हैं। इवन इन्वेस्टर कम्युनिटी में वीसीज के साथ हमने काम करके उन्हें विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेंसिटाइज भी किया है, उनके अंदर पैसा डालने के लिए भी हमने काफी एनकरेज किया है। अब हम देख पाते हैं कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कि पहले काफी हेसिटेंट होती थी कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। अब उन्हें वो एनकरेजमेंट भी मिला है, वो रिसोर्सेज भी मिले हैं जिससे कि वो स्टार्टअप कर पाती हैं। हम बहुत कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स बन गए हैं, वुमेन लीडर्स बन गई हैं जो एक इंस्पिरेशन है न्यू अपकमिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं, एंड अब हम ऊपर ही जाएंगे इस डायरेक्शन में। जी बिल्कुल। पलक जी, मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, क्योंकि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां आप क्या देखती हैं? कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां हमेशा हैं, रहेंगी भी। हम अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम धीरे धीरे करके उनका कोई ना कोई समाधान लेके आए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमेशा से ही स्टार्टअप करने के लिए फंडिंग एक मुद्दा रहा है कि क्या इनफ फंडिंग है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस वक्त 3 स्कीम्स हैं जो DPIIT ने बनाई हैं। एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जो कि बिल्कुल अर्ली स्टेज, आपने बिल्कुल नया बिजनेस खोलना है तो उस वक्त आप पैसे कहाँ से लाएंगे, उसके लिए बनाई गई। फिर आप थोड़े से बड़े होते हैं, अगर आप VC से पैसा उठाने जाते हैं, उसके लिए हमने फंड्स के बाद अगर आप थोड़ा और बड़े होते हैं, आप वहां तक पहुंचते हैं जहां आप लोन लेना चाहते हैं, आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंटली रिटर्न कर दूंगा, उसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बनाई। तो हम अपनी तरफ से फंडिंग की दिशा में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और प्रोग्राम्स लाएं, स्कीम्स लाएं, ताकि स्टार्टअप्स कंफर्टेबल हो पाए। अगर आप और मैं भी आज अगर उठकर बोले कि हम अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो हमारे पास भी कोई व्यवस्था हो। ऐसे ही अगर आप सोचे कि बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, हमने 60 से ऊपर रेगुलेटरी इश्यूज जो केवल स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस करते हैं ऐसे उठाए हैं, उनको रिजॉल्व किया है हमको। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट और यूटी की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी हो, ताकि कहीं पे भी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट और इकोसिस्टम से वो सपोर्ट मिले। इस वक्त हम 32 स्टेट्स और यूटीज पे खड़े हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी 4 में भी ये एनेबल कर सके। हम हर एक
डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं कि इंक्यूबेटर हो। इस वक्त हम 600-700 बहुत अच्छे इंक्यूबेटर्स खड़े कर चुके हैं। हम 100 और करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप बैठे हों, स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सारे रिसोर्सेज आपके पास हो, ये हमारी कोशिश है सर। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप चुनौतियों को कैसे देखते हैं, क्योंकि स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं जाहिर तौर पर इसकी जो शुरुआत है कई तरह की चुनौतियां भी लेके आती है। स्टार्टअप की सफलता की अनेक कहानियां भी हैं, उदाहरण भी हैं। चुनौतियों को और सफलताओं को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, चुनौतियां मुझे लगता है दो तरह की हैं। एक है कि हम किस तरीके से ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को भी स्टार्टअप के साथ में जोड़ सकें। बहुत बार और जो शुरुआती दौर है उसमें बहुत ज्यादा हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। हमने बात की कि कैसे ज्यादा बड़ी समस्याओं को लिया जाए और उन पे काम किया जाए। बट अभी रिसेंट जो कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे पास जिस तरीके के एप्लीकेशंस आते हैं, हम देख रहे हैं कि काफी ग्रास रूट लेवल सेक्टर से काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही हैं। और स्टार्टअप में वो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जो हम पहले सोचते थे कि हमारे नेक्स्ट डोर प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर लोग सामने आना शुरू कर रहे हैं। कुछ कोर सेक्टर्स में से प्रॉब्लम्स का आना बहुत अच्छी बात है, जैसे कि कुछ नए जो एप्लीकेशंस हम देखते हैं मशीन टूल एरिया में, या फिर एग्रीटेक एरियाज में, या फिर हेल्थ केयर में, जो कि काफी कॉमन है और काफी सारे एप्लीकेशंस उस एरिया में है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि कुछ क्रॉस डिसिप्लिनरी एरियाज में हमको काफी सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें कि लोग बेसिक सॉल्यूशंस को कॉम्प्लेक्स डोमेन में, जैसे डिफेंस में कुछ सिंपल सॉल्यूशंस की लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है नए जो स्टार्टअप्स हैं वो इन एरियाज से आ रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जहां पर कि आइडियाज अभी भी लोगों को पता चलना शुरू नहीं हुआ है। जैसे रूरल सेक्टर अभी बहुत ज्यादा अनटैप्ड है और कई एप्लीकेंट्स हमारे पास बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज के साथ में होते हैं, बट उनको ये पता नहीं कि उनको करना क्या है इसके आगे। तो मुझे लगता है रीचिंग आउट उन लोगों तक जहां पर आइडियाज अभी भी दबे हुए हैं और उनको फैसिलिटेट किस तरीके से किया जाए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चुनौती हो सकती है। जैसा पलक जी ने कहा कि फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट फंडिंग के अलावा कई बार एक्सपर्ट्स का मिलना और एक्सपर्ट्स को उन आइडियाज के साथ में अलाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। लोग अभी भी आइसोलेशन में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो किस तरीके से हम एक टैलेंट पूल को आपस में एक साथ ला पाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको मुझे लगता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ स्टार्टअप नेटवर्क इससे सॉल्व किया जा सकता है। जितेंद्र जी, आप कौन से सेक्टर्स देखते हैं जिन सेक्टर में सबसे ज्यादा जो रोजगार के अवसर हैं उनका सृजन हुआ है, अवसर बढ़े हैं? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मुझे लगता है एग्रीटेक एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर की तरह उभर कर आ रहा है, जहां पर काफी सारे जो आइडियाज हैं वो ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन इन फार्म एरिया, डेटा एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिटिक्स इन फार्म सेक्टर, ये एरिया मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंगली इमर्ज कर रहा है और इसमें बहुत सारे लोग बहुत वैरायटी के टैलेंट्स के साथ में आ रहे हैं। तो एग्रीटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है जितेंद्र जी, क्या बदलाव आपने महसूस किया है? किस तरह का बदलाव आया है? बदलाव दोनों तरफ से है। मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकार की तरफ से काफी सारी सुविधाएं, काफी सारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस हैं, जिससे काफी इंकरेजमेंट है और यहाँ पे काफी मतलब विजिबल एक चेंज देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा जो बदलाव है मुझे लगता है कि माइंडसेट का बदलाव जो इंडिविजुअल्स के फ्रंट पे है, जहां पे लोगों को ये समझ आ रहा है कि बिजनेस करना आसान है, स्टार्टअप को शुरू करना और उसको रन करना अब उतना मुश्किल नहीं है जैसा पहले दिखा जा रहा था। और वहां पर माइंडसेट न केवल एंटरप्रेन्योर के एंड पे, बट एंटरप्रेन्योर के साथ में जो लोग हैं, जो स्पेशली जो सबसे बड़े डिटरेंट उनके क्लोज वन हैं, जो उनके जो सबसे करीबी होते हैं, वो जो सबसे ज्यादा उनको रोक रहे होते हैं, अब वो उनके कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो दो बड़े बदलाव हैं, ये मुझे लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी फायदा कर। जी, पलक जी, आप सुन पा रही हैं मुझे?
हाँ जी। हाँ पलक जी, आप किस तरह का बदलाव देखती हैं अगर हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया की दृष्टि से क्या कुछ बदलाव हुए हैं? सर, हम ये देख पा रहे हैं कि पहले हम कुछ सिटीज में ही सिर्फ देखते थे कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे। वही बॉम्बे, वही बैंगलोर, वही दिल्ली, वो वाली सिटीज थी जहां पर सबसे ज्यादा हमें दिखता था कि लोग आगे आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। बट अब हम देख पा रहे हैं कि आप कहीं पे भी हो सकते हैं, यू कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो रिसोर्सेज अब अवेलेबल हैं। हर जगह इंक्यूबेटर प्रेजेंट है, स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है, बूट कैंप्स हो रहे हैं। जितेंद्र जी जैसे होनहार लोग इंक्यूबेटर चला रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे पा रहे हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा बदलाव हमारे लिए ये आया है कि चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, अब आपको वो झिझक नहीं है कि मैं स्टार्टअप करूं या ना करूं। अब कॉन्फिडेंस आया है कि हम करेंगे तो हमें वो सपोर्ट मिलेगा। जी, जाहिर सी बात है, स्टार्टअप इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश में नवाचार और उद्यमशीलता का एक ऐसा तंत्र निर्मित हुआ है जो आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। जितेंद्र जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पलक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।